हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग चौथी क्लास डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की। यहां पर हम लोग कुछ बायोकेमिस्ट्री के जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहां पर रखे गए हैं। 3 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री की। ये अपनी चौथी क्लास है बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप लोग जानते होंगे डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको कराएंगे, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी के साथ में। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन ना बताया जाए और चीजों को ना समझाया गया। अगर आप चैनल पर मेरे भाई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल और यहाँ पर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये कंप्लीट जब आप क्लास देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर आपको क्लास कराई जाएगी। जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, नए लोगों से मैं यही कहूंगा कि कंप्लीट आप एक बार इस क्लास को कीजिएगा, फिर आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्लासेस और कंटेंट कैसा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में क्लास करने के बाद में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और उसके साथ साथ में अगर आप लोगों ने की तैयारी अच्छी है या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर हैं आप लिखते चलिए। लास्ट में आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस कराए गए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपने सही किए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आयोडीन टेस्ट है, ठीक है, आयोडीन टेस्ट विच कलर प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखो, इस क्वेश्चन से एक बात पता चल रही है, इस क्वेश्चन से ये बात पता चल रही है कि जो आयोडीन टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए करते हैं, पहली बात। ठीक, तो यहां से ये बात आपको मालूम हो गई, आयोडीन टेस्ट डन फॉर स्टार्च। स्टार्च को पता लगाने के लिए, स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, बहुत रील वायरल चल रही थी। हर आदमी जो जा रहा था पनीर पे जो है टेस्ट कर दे रहा था, पनीर उठा ला रहा था, कहीं डोमिनोज से कहीं कहीं से, और उसके बाद में, ठीक है, मैकडोनल्ड से, उसमें जो है बराबर आयोडीन डाल रहा था कि ये नकली है, ये फेक है, ये असली है, और उसका टेस्ट करके आपको बता रहा था कि कलर बदल गया, ये रेड कलर का दिख रहा है, ये इस कलर का दिख रहा, वो सारी चीजें आपको दिखाई जा रही थी। ठीक है, तो वहीं से अगर आप कोशिश करते समझने की तो ये आपको पता चल जाता कि जो आयोडीन टेस्ट है वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड, क्या है? पॉलीसेकेराइड जैसे ही किसके साथ में? आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ में? आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कलर कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का। कैसा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन के आता है। ठीक है, अगर किसी चीज में स्टार्च प्रेजेंट है और आप आयोडीन डालेंगे तो किस कलर का जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका सी वाला जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके अलावा पूछा जाता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टार्च के अलावा अगर डेक्स्ट्रीन है, ठीक है, अगर डेक्स्ट्रीन का पता लगाना है तो क्या होता है, किस कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है? डेक्स्ट्रीन अगर है, ये भी एक प्रकार की क्या है? ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो अगर डेक्स्ट्रीन प्रेजेंट है, ठीक है, डेक्स्ट्रीन प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा? रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपकी बार स्टार्च पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है डेक्स्ट्रीन आपसे पूछ दिया जाए। ये भी एक प्रकार का क्या है? पॉलिस स्टार्च के ही जैसा है डेक्स्ट्रीन, बस इसमें क्या है, इसमें जो चेन होती है वो थोड़ी सी स्टार्च की तुलना में कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, ये है यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल। ठीक, यहां पर जो आप क्लासेस कर रहे हैं ये यूट्यूब चैनल है मनीष भाई पटेल। यहां पर देखिएगा, मैं इसलिए इस चीज को यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, जैसे आप कोई भी लैब का पढ़ना चाहते हैं, ठीक, मिक्सअप क्वेश्चन का यहां पर अभी कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आए हैं। अभी हम लोग केवल और केवल क्या क्वेश्चन करते हैं? टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम कोई भी हुआ है
उसका जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। दो काम अभी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और उसके अलावा थ्योरी की क्लासेस भी करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये प्लेलिस्ट बनी है माइक्रोबायोलॉजी की, इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप ऐसे जो है लैब वाइज कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो 3 लेक्चर हो चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन है, 7 हम लोग क्लासेस 7 या 8 हो चुकी हैं, अभी इसमें ऐड नहीं हुई है। राजस्थान एनएचएम का भी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। तो जब आप इस यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर जाओगे, प्लेलिस्ट वहां पर आप देखोगे, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखोगे, ऐसे सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी लैब वाइज, जैसे ब्लड बैंक हो गया, ठीक है, एनाटॉमी हो गई, आपकी हिमेटोलॉजी हो गई, ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। लैब वाइज आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वैक्स इज विच टाइप ऑफ लिपिड? पूछा गया जो वैक्स है वो किस टाइप का लिपिड है? सिंपल लिपिड है, ड्राइव्ड लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार आपको बताया है कि जो केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट है, केमिस्ट्री आप लिपिड है, केमिस्ट्री आप प्रोटीन है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक। आओ सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? लिपिड की, ठीक है। लिपिड, ये मेनली 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिंपल लिपिड, ठीक, सिंपल। दूसरे होते हैं कंपाउंड, और तीसरे होते हैं ड्राइव्ड, ठीक। क्या बताया? 3 प्रकार के जो है लिपिड होते हैं, एक होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कंपाउंड, तीसरे होते हैं ड्राइव्ड, ठीक है। सिंपल लिपिड की बात करें तो सिंपल लिपिड में आते हैं फैट एंड ऑयल, क्या आते हैं? फैट एंड ऑयल आते हैं, और क्या आते हैं? वैक्स आते हैं, ठीक। फैट एंड ऑयल आते हैं और वैक्स आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स को मेरे भाई 3 पार्ट में, जो कंपाउंड है उन्हीं को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड, दूसरे होते हैं लाइपोप्रोटीन, फिर होते हैं फास्फोलिपिड, ठीक, फास्फोलिपिड, ठीक है। अब फास्फोलिपिड का एग्जांपल मैंने जब क्या कराया था, बाइल वाला चैप्टर कराया था, तब आपको बताया था। मतलब हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास कर रहे थे, जहां पर हम लोग बाइल की चर्चा कर रहे थे, वहीं पर बताया था कि लेसाइथिन होता है एक प्रकार का फास्फोलिपिड। तो यहां पर एग्जाम्पल की बात कर लोगे तो फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड है लेसाइथिन, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड क्या है? पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, सेरिब्रोसॉइड। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक। ये जो 2 लिख दिए हैं रामबाड़ एग्जाम्पल समझिए इनको, ठीक है, कि ये पूछे ही जाते हैं, अगर आएगा तो इनसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया जरा सुनिएगा। कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक। चलो एक बार देखो, क्या किया हम लोगों ने, बताया कि लिपिड पढ़ा। लिपिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं सिंपल टाइप के, दूसरे होते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, और तीसरे क्या होते हैं? ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सिंपल लिपिड के अंतर्गत क्या बताया? सिंपल लिपिड के अंदर कौन आते हैं? फैट आते हैं और ऑयल्स आते हैं, ठीक। उसके बाद में दूसरे कौन से आते हैं? वैक्स आते हैं। कंपाउंड को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, कौन होते हैं? ग्लाइकोलिपिड होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं लाइपोप्रोटीन्स, ठीक, कौन है? लाइपोप्रोटीन्स हैं। और तीसरे की बात करोगे तो होते हैं फास्फोलिपिड, ठीक, कौन है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के एग्जांपल की बात करोगे तो होता है लेसाइथिन, और ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल की बात करेंगे तो होता है सेरिब्रोसॉइड, ठीक। अब आओ ऑप्शन में देख के बताओ, ठीक है, कि वैक्स जो है, वैक्स कैसा है? वैक्स एक प्रकार का सिंपल लिपिड है, ठीक है, कैसा है? सिंपल लिपिड है,
चीजें याद हुई कि नहीं, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अच्छा हाँ ठीक, एक और चीज लिख देते हैं, हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए कि सिंपल जो है, सिंपल लिपिड क्या है, सिंपल लिपिड क्या है मेरे भाई, सिंपल लिपिड वो होते हैं, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ठीक, क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। अब कंपाउंड इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड तो इनके पास है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड तो है, प्लस क्या होता है, प्लस ये अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप इनके पास होता है। देखो जब हम लोग डिटेल में और डिटेल में जाएंगे वरना क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, तो जितनी बात यहां पर जो लिख रहे हैं समझो ये आपके लिए एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंड जो है या कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं। ठीक, उस अब देखो जितनी बात आपको बता रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको और डिटेल में बताना चाहेंगे स्ट्रक्चर के साथ में, क्या एस्टर है, क्या एस्टर बॉन्ड है, अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप कहां पर है, वो केमिस्ट्री आप कार्बो मतलब केमिस्ट्री हो जाएगी लिपिड की। ठीक है, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यहां पर जो बात लिखा रहे हैं वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, आपको ये बात आनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने का मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा कि जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ठीक है, वो क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड है या फिर एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है, तो आप क्या बताएंगे, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं या फिर कंपाउंड लिपिड होते हैं वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड और प्लस क्या होता है, प्लस इनके पास अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप होता है। ठीक, ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ये बात हो गई यहां से। ठीक, क्वेश्चन आपका निकल गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है इंक्रीज इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडी इन द ब्लड इज नोन एज, क्या बोल रहे हैं कि अगर कीटोन बॉडी का एक्यूमुलेशन, यानी क्या कह रहे हैं, कीटोन बॉडी अगर एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, किसमें, इन ब्लड में, उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है कि जिसमें कीटोन बॉडी एक्यूमुलेट हो जाए बॉडी में, तो क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है कीटोसिस, दूसरा है कीटोजीनोलिसिस, तीसरा है कीटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो मैं क्वेश्चंस में आपको बताता हूं कि जहां पर आपको क्वेश्चन लगे कि ये नहीं हो पाएगा, सबसे पहले तो आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखा कि नहीं हो रहा है, इसको तुरंत इस पे गोला लगा के आगे बढ़ जाना कि इसको हम सेकेंड अटेम्प्ट में करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर क्या लिखी हुई है, यहां पर मैंने बताया है जिस भी वर्ड के लास्ट में, ठीक, जेनेसिस लग जाए, क्या है, जेनेसिस लग जाए, उसका मतलब मैंने क्या बताया, उसका मतलब बताया था फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी निर्माण हो रहा हो, और किसके लास्ट में लगा है, कीटो के लास्ट में लगा है, यानी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस। और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कहां होता है बॉडी में, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कहां होता है, ये होता है मेरे भाई, ये क्या है, ये है लीवर। ठीक है, कहां होता है, लीवर में होता है। तो ये ऑप्शन तो कीटोजेनेसिस नहीं हो सकता। ठीक, अगर फॉर्मेशन हो रहा है कीटोन बॉडी का, तो ये जो है कहां पर होता है, लीवर में होता है। और आपको पता है कि कीटोन बॉडी बन रही हैं, अधिक मात्रा में बन रही हैं, अधिक मात्रा में बन रही है, ये तो नहीं कहा गया, बताया गया है कि ब्लड में एक्यूमुलेट हो रही है अधिक मात्रा में। तो क्या हो सकता है इसके पीछे, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, कीटोजीनोलिसिस कह रहे हैं। लिसिस का वर्ड क्या था, लिसिस के वर्ड का मतलब था टूटना। अब यहां पर कीटोन बॉडी कह रहे हैं कीटोजीनोलिसिस, यानी कीटोन बॉडी मेरे भाई क्या हो रही, टूट रही हैं। ठीक है, लिसिस के वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, टूटना यानी ब्रेक डाउन, क्या बताया था, टूटना यानी ब्रेक डाउन। ठीक,
अब ब्रेकडाउन हो रहा है कीटोन बॉडी का, तो यानी किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही होंगी, तब भी तो ये बात नहीं यहां पर फिट बैठ रही है कि एक्युमुलेशन हो जा रहा है ब्लड में कीटोन बॉडी का, जी नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बचता आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन बचता है, कीटोसिस। ठीक है, क्या बचता है? ए ऑप्शन बचता है, कीटोसिस। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने क्या लगाया? एलिमिनेशन मेथड लगाया। अब कीटोसिस क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? कीटोसिस क्या है उसको समझो। कीटोसिस में हम लोग दो चीज समझेंगे। ठीक, एक तो हम लोग मेरे भाई समझने वाले हैं यहां पर कीटोनीमिया समझेंगे, कीटोनीमिया पहली चीज। दूसरी चीज समझेंगे यहां पर कीटोनूरिया। ठीक है, अब कीटोनीमिया क्या है? कीटोनीमिया इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी। कीटोनीमिया में क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसका? कीटोन बॉडी का, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? डिक्रीज। ठीक, घट जाता है क्या? यूटिलाइजेशन। क्या हो जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है कीटोन बॉडी का बढ़ जाता है और यूटिलाइजेशन है जो कीटोन बॉडी का वो क्या होता है? घट जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कीटोनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में क्या है? उत्पादन ज्यादा हो रहा है और खर्चा कम हो रहा है। ठीक है, जैसे आपकी फैक्ट्री में माल बहुत बन रहा है, बिक बहुत कम रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल माल क्या है? ज्यादा हो जाएगा आपकी फैक्ट्री में। तो यहां पर कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं? कीटोनीमिया बोलते हैं। ठीक, क्या बोला? कीटोनीमिया बोला। अब समझो कीटोनूरिया क्या है। अब नूरिया से ही आपको समझ में आ रहा होगा कीटोन बॉडी जो है यूरिन में क्या हो रही हो? पास आउट हो रही होंगी। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ या फिर एक्सक्रीशन ऑफ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। ठीक है, जब आपकी बॉडी में प्रोडक्शन हो गया, ठीक, ज्यादा हो गया, यूटिलाइजेशन कम हो गया, तो ओवरऑल बॉडी में क्या है? कीटोन बॉडी ज्यादा हो गई, तब क्या होगा? कीटोन बॉडी आपकी यूरिन से बाहर निकलने लगेंगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कीटोनूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोनूरिया बोलते हैं। और इसी को, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर क्या कहेंगे? कीटो सिस बोलेंगे। ठीक है, कीटोसिस में क्या होगा? कीटोसिस में क्या होगा कि बॉडी में कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और उसकी यूरिन में क्या होगा? कीटोन बॉडी आने लगेंगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कीटोसिस बोलेंगे। बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? पहली चीज, अभी रुक जाओ, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये क्या बताया मैंने? बताया कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होती है? एक कंडीशन होती है कीटोनीमिया। कीटोनीमिया में क्या होता है? यहां पर इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन किसका? कीटोन बॉडी का, और डिक्रीज हो जाता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है किसका? कीटोन बॉडी का। फिर क्या बोला? फिर जो कीटोनूरिया है उसमें क्या होता है? कीटोनूरिया में एक्सक्रीशन जो है ऑफ कीटोन बॉडी का यूरिन में होने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीटोसिस। बोलो मेरे भाई, समझ में आया? पहली चीज। अब जो ये कीटोसिस है, क्या है? ये जो कीटोसिस है ये आपको कॉमनली किस में एसोसिएटेड होगी? किस बीमारी में आपको देखने को मिलेगी? ये कीटोसिस आपको डायबिटीज मेलाइटस में और स्टार्वेशन में। ठीक है, कोई बहुत दिन से भूखा रह रहा है, कोई बहुत दिन से जो है अनशन पर बैठा हुआ है, मतलब खाना ही नहीं खा रहा है, तो उसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं? यहां पर कॉमनली एसोसिएटेड विद, किसके साथ में? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस डीएम लिख देता हूं, समझ जाना। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस एंड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन आप जानते हैं कि भूखे रहना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बताओ। इतनी बात समझ में आई होगी तो अब कुछ चीजें और समझते हैं। किसके बारे में? कीटोन बॉडी के बारे में। ठीक, किसके बारे में? कीटोन बॉडी के बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। पहले तो ये बताओ कि जो कीटोन बॉडी होती हैं, जो कीटोन बॉडी है
वो क्या है, इंड प्रोडक्ट है किसका, ये जो कीटोन बॉडी है ये मेरे भाई इंड प्रोडक्ट है किसका, फैट मेटाबॉलिज्म का। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर जो बातें आपके लिए लिख रहे हैं, देखो किस तरीके से आपको चीजें समझाते हुए चल रहे हैं, एक एक चीज को दो दो बार रिपीट करते हुए चल रहे हैं, ताकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन से ही आपकी थ्योरी हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो कीटोन बॉडी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म। दूसरी बात क्या है इनके बारे में, दूसरी बात ये है, ये क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, अगर ये वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है लीवर से टिश्यू में। ठीक है, लीवर, एरो लगा दिया, टू टिश्यू में। ठीक है, उसके अलावा आप जानते हैं कीटोन बॉडी जो है यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं, तो कौन कौन सी कीटोन बॉडी हो सकती हैं। ठीक, कौन कीटोन बॉडी होती है, आपसे ये क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपसे जो है एग्जाम में, एग्जामिनर जो है वाइवा में पूछता है कि कौन कौन से, या फिर एग्जाम मेनली इस एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो उनसे ये जो है जब कीटोन बॉडी का टेस्ट लगाया जाता है तो उनसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूरिन में जो एक्सक्रीशन हो रहा है कीटोन बॉडी का, कौन कौन सी कीटोन बॉडी मेनली होती है। तो यहां पर लिख देते हैं 3 कीटोन बॉडी, ठीक है, मिलती हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ठीक, दूसरी होती है एसिटो एसीटेट, और तीसरी होती है एसीटोन। ठीक, ये 3 होती हैं किसमें, ये 3 मेरे भाई पाई जाती हैं यूरिन में। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा पूछी जाए तो 78% ये होती हैं, 20 to 20 ये परसेंट होती हैं, और 2% क्या होती है, एसीटोन होती है। ठीक है, क्या होती है, 2% एसीटोन होती है। तो ये जो है कीटोन बॉडी एक्सक्रीट इन यूरिन। ठीक है, बोलो मेरे भाई अब चीजें समझ में आई कि नहीं। एक क्वेश्चन से आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो कीटोन बॉडी होती है वो प्रोडक्ट होती है इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म का, पहली चीज। दूसरा बताया कि ये वाटर सॉल्युबल होती है, इजीली लीवर से टिश्यू तक पहुंच जाती है। तीसरी चीज मैंने ये बताई कि यूरिन में जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड पहला, दूसरा है एसिटोएसिटेट, तीसरा है एसीटोन। ये 3 जो है आपकी मेनली यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है। मैक्सिमम अमाउंट किसका रहता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का, और उसके बाद में एसिटोएसिटेट का। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया, कीटोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। ये कहां पर होता है, ये मेरे भाई लीवर में होता है। कीटोजिनोलिसिस है, जिस भी वर्ड के लास्ट में लिसिस लग जाए उसका मतलब क्या होता है, टूटना। कीटोन बॉडी का ब्रेकडाउन इज कॉल्ड कीटोजिनोलिसिस। ठीक है, फिर आता है कीटोसिस। कीटोसिस में मैंने आपको बता दिया कि 2 कंडीशन आती हैं, कीटोनीमिया, फिर क्या आता है, कीटोनूरिया। ठीक है, उसमें भी आपको बताया कि इन दोनों को मिलाकर कीटोसिस बोलते हैं, और कॉमनली ये किसमें एसोसिएटेड होता है, ये एसोसिएटेड होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस में, और उसके साथ साथ स्टार्वेशन में। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन यहां पर चीजों का मिलता है। तो मेरे भाई चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो मेरे भाई इसको यार भाई बहन अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जो भी आपका अपने कॉलेज का ग्रुप या जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको इस तरीके से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड होता रहे, तो जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं वैसे ही आपका मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है कि आप इसको लाइक शेयर कमेंट करवा दें और दोस्तों में इसको भेज दें। रीजन यही है कि क्लासेस में थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं इरेगुलरिटी आई है, वो एप्लीकेशन की वजह से आई है। अभी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है और बैचेस आपको जो है बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, तो उसके चलते, अगर दूसरी चीज ये भी है, मैं अभी एक पीछे क्लास कराया था माइक्रोबायोलॉजी की, अभी उस पर जो है 2000
कल कराई थी या परसों कराई थी, 2000 लोगों ने उसको देख रखा है, ठीक है। पर वो मजा नहीं है जो स्टार्टिंग में आप लोग जिस तरीके से मोटिवेशन के साथ में चीजों को कर रहे थे, पढ़ रहे थे। बीटीएससी का बिहार का आपका एग्जाम फॉर्म आता है और आप लोग जो है फॉर्म भर देते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। 10 दिन 12 दिन तक तैयारी करते हैं, उसके बाद में नोटिफिकेशन आता है कि भैया वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई। आप लोग धीरे 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 क्या होते हैं, डाउन चले जाते हैं। उसी दौरान आप देखिएगा राजस्थान एनएचएम का पेपर हुआ, उसके अलावा आपकी आरआरबी का पेपर हुआ, लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का। और अभी आप देखोगे आरआरबी का फिर से नोटिफिकेशन 60 नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्द आरआरबी की जो है फिर से वैकेंसी आने वाली है, ठीक। उसके अलावा एमसीआरई में आने वाली है, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में भी आएंगी, ठीक। तो वैकेंसी जो है आना बंद नहीं होगी। बात यह है कि जब वैकेंसी आती है, जब आप फॉर्म भर देते हैं तो आप तैयारी शुरू करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एकदम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए और आपको लगातार कंटिन्यूटी तैयारी अपनी रखनी चाहिए। जैसे ही कोई एग्जाम आ जाए तो उस दौरान तैयारी नहीं होती मेरे भाई, उस दौरान आपका रिवीजन होता है। उस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, जो भी आपका पोर्शन वीक हो उसको थोड़ा बहुत आप पढ़ें, और उसके अलावा जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको आप रिविजन करें मल्टीपल टाइम, और पीवाईक्यू करें। ये सच्चाई है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीना मिलता है, और 1 से 1.5 महीने में कोई तैयारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। तो आप अपनी तैयारी जुड़कर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलती है 9 बजे, तो आप उनको करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लासेस में इरेगुलरिटी क्यों आ गई है, ये है अपना एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जाना, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, नाम है एजुकेशन मसाला, ऐसा आपको लोगो मिल जाएगा। ऑलरेडी इसको मेरे भाई 1 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं, और जब से इसका अनाउंसमेंट किया है मैंने, तो बहुत सारे बच्चों ने एक साथ इसको डाउनलोड किया है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है अभी आ जाए। तो इस पर बैकग्राउंड में काम चल रहा है, अपडेट बहुत जल्द आ जाएगा, 2 से 1-2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा एक साथ आ गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप पैरामेडिकल सेक्शन को सिलेक्ट करना, सेव कर लेना, तो इस तरीके का आपको जो है पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अभी कोई भी पेड कोर्स आपको नहीं दिखेगा, सारे के सारे फ्री कोर्स में जाना, सारी आपको जो है ऐसे लैब वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे बेहतरीन चीजें आपको मिलेंगी वो हो गई, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसका अलर्ट, ठीक, जॉब अलर्ट हो गया। उसके अलावा आपको फ्री में पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का सिलेबस देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। बेस्ट पार्ट यहाँ पर जो रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली क्विज मिलेगी, टॉपिक वाइज रहेगी, ठीक है। लैब वाइज का मतलब है कि जैसे आप हिमैट, साइटो, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है डेली के डेली आप क्विज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है, ठीक है। इसको आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इसको डाउनलोड करने के बाद में ये चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी एक्सेस करने को मिलेंगी, और भविष्य में भी ये चीजें, अगर इसमें पेड भी रहेगा, अगर कोई बैच आता है पेड, तो इतना मिनिमम कॉस्ट रहेगा, 3000-4000 का जो आप बैच खरीद रहे हैं कभी नहीं रहेगा। उसका आधा अमाउंट कर लोगे वो भी नहीं रहेगा, उससे भी कम में चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, इस बात का वादा है, ठीक है। पहले तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर ही चल रहे हैं अभी तक, और फ्री ही आपको कंटेंट देते रहेंगे। पेड बैच जैसे ही आएगा तो मिनिमम अमाउंट का होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच मिनरल इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। पूछा जा रहा है कौन सा मिनरल जो है वो क्या होता है, यूज होता है, प्रयोग में आता है जब सिंथेसिस होती है किसकी, थायराइड हार्मोन की, ठीक है। थायराइड हार्मोन के बनने के लिए किस जो है मिनरल की आवश्यकता होती है, पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, और तीसरा है मेरे भाई आयोडीन, ठीक है। क्या है, आयोडीन, और चौथा है आयरन, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। देखो मेरे भाई, जो थायराइड हार्मोन होता है, ठीक, क्या है थायराइड हार्मोन का मतलब क्या है, थायराइड हार्मोन है, कहां से निकलेंगे, थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे, जाहिर सी बात है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलेंगे। कौन से हार्मोन होते हैं, 2, एक होता है T3 और एक होता है T4, ठीक है। T3 होता है और एक क्या होता है, T4 होता है। इन दोनों के मेचुरेशन के लिए, ठीक, अरे सुनिए, ये है, देखो मेरे भाई, जो टायरोसिन होता है, ठीक, जो टायरोसिन होता है किसकी उपस्थिति में, T3 और T4 में बनते हैं, टायरोसिन आयोडीन की उपस्थिति में, ठीक है। आयोडीन की उपस्थिति में थायरॉक्सिन और T3, ठीक है। T4 को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, और T3 को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक। T3 का क्या नाम है,
देखो मेरे भाई, मैं कई सारे क्वेश्चन पूछता हूं और आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ये क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने पूछा कि T3 का नाम क्या है, आपको नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर जा रहे हैं, और यही आपकी गलती है। आप इसको स्किप मत कीजिएगा, आप अपने आप से चीज़ों को ढूंढिएगा, समझिएगा कि T3 का नहीं आता है, कोई बात नहीं। गूगल है आपके पास, किताब है आपके पास, आप उसको करिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या होता है इसका नाम, कोशिश करिएगा चीज़ों को समझने की, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बताया, जो टायरोसिन होता है आयोडीन की उपस्थिति में T3 और T4 में कन्वर्ट होता है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक देखिए मिनरल लिखा हुआ है आयरन, ठीक, कौन लिखा हुआ है, आयरन मिनरल लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आयरन से ही आपका एनीमिया में भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है जो इनटेक पे होता है, ठीक। सुनिए सुनिए, देखिए, कितना एडल्ट को एक दिन में कितना आयरन इनटेक करना चाहिए, कितना आयरन की मात्रा होनी चाहिए, कितना एडल्ट को इनटेक करना चाहिए। 10 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, कितना, 10 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो आप जानते होंगे फीमेल को एज कंपैरिजन टू मेल कैसा होगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों, आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर मंथ, ब्लड लॉस होता है, और आप जानते हैं आयरन, आयरन आपको पता होगा कि महिलाओं को क्या दिया जाता है, कि उनसे बोला जाता है कि आप आयरन और फोलिक एसिड की जो है टैबलेट्स लेते रहिए, ठीक है। तो यहां से ही वही चीज आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या होगा, इनटेक ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू मैन, ठीक। अगर कोई वुमेन है, ठीक, उसको चाहिए 18 मिलीग्राम पर डे, ठीक। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसके अलावा या फिर जो है उस समय उसका बेबी जो है दूध पी रहा है, ठीक, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उसको चाहिए 40 मिलीग्राम पर डे, ठीक। 40 मिलीग्राम पर डे क्या चाहिए, आयरन चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आज आप कल देख रहे होंगे, आजकल जो भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी आपके मेडिकल फील्ड और साइंस में आ चुकी है, कितना ज़्यादा आप देखते हैं, हर मंथ टेस्ट होते हैं, जांच होती है, देखा जाता है कि वैल्यू क्या है, बेबी पर इफेक्ट ना आए, तब आपको ये चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। वहां पर आप देख रहे होंगे कितना आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों का कितना ध्यान रखा जाता है, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ से ये एक वैल्यू जो है, वैल्यू आप चाहे ना याद रखिए, आप चीजों को समझने के लिए आपको बताया है कि एडल्ट मैन को 10 मिलीग्राम पर डे आयरन चाहिए, जो इसका मेंसुरेशन हो रहा हो, मिनोपाउज ना हुआ हो वुमेन का, 18 मिलीग्राम पर डे, जो प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग वुमेन हो उसको 40 मिलीग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। अब आयरन आप एक चीज जान रहे हैं, आयरन मैंने क्या बताया, हम लोग किस स्टेट में लेते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि Fe+3 किसमें, Fe+3 स्टेट में लेते हैं। लेकिन आप ये आपको पता होगा कि जो आयरन हीमोग्लोबिन में होता है वो किस स्टेट में होता है, Fe+2 में, ठीक। जो हम फूड का इंटेक कर रहे हैं उसमें आयरन कैसा है, Fe+3 है, और जो हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन है वो Fe+2 है। तो यानी Fe+3 से Fe+2 में कोई कन्वर्जन करा रहा होगा, कोई कन्वर्ट करा रहा होगा, तो वो कन्वर्ट कौन कराता है, आप हमें बताइएगा। ये आपको क्लास में शायद इसको करा चुका हूं मैं, ठीक है। Fe+3 से Fe+2 में ये कौन कन्वर्ट कराता है, ये मेरे भाई HCl कन्वर्ट कराता है। कौन कराता है, HCl कन्वर्ट कराता है, ठीक। और Fe+3 कैसी स्टेट है, Fe+3 को क्या बोलते हैं, Fe+3 है फेरिक, क्या है, फेरिक, और Fe+2 क्या है, फेरस, क्या है, फेरस। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सभी को कमेंट करके बताना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल्स होती हैं जो HCl का सिक्रीशन करती हैं, ठीक। ये आपको आंसर बताना है, कौन सी सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन HCl को सिक्रीट करती हैं। अगर आप उसका नाम बता रहे हैं सेल्स का, तो दूसरा नाम भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको एक नाम आ रहा है काम नहीं चलेगा, दूसरा भी नाम आना चाहिए, और मैंने आपको वो
जो है, जो आपकी हिमैट की क्लास थी उसमें भी उसको कराया है, उसके अलावा मैंने उसको जो है आपकी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाली क्लास में भी कराया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है आप कहेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन थायराइड हार्मोन से आया हुआ है और कहां से कहां रिलेट करता है, आयरन का रिलेशन कहां से है, ये ह्यूमन एनाटॉमी से है, डाइजेशन वाले चैप्टर से। सारे चैप्टर एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, इसीलिए मेरे भाई आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आनी चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। सोडियम की बात करें तो अगर सोडियम जो है हमारी बॉडी में ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, और सोडियम कम है तो उसको क्या बोलेंगे। सोडियम अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, अगर हमारी बॉडी में सोडियम कम है उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, कमी, हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिकता। ठीक है, हाइपो कमी हो गई और हाइपर अधिकता, नेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया कम हो जाएगी, कब हो जाएगी, जैसे डायरिया हो गया। ठीक है, तो डायरिया हो गया तो उसमें क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एनाबोलिक इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। आप बताइएगा कि एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, किस टाइप का प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, डिग्रेटिव प्रोसेस है, या फिर ऑल ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये एनाबोलिज्म है क्या। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें आती हैं, एक एनाबॉलिज्म आता है, एक कैटाबॉलिज्म आता है। ठीक, एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म वे होता है, ये चीज होती है कि जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक, क्या बताया है, एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, ये क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। ठीक, इनको जोड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। देखो मेरे भाई, ईंट थी आपके पास, एक ईंट, दो ईंट, तीन, ऐसे करते हुए आपने ईंट से क्या बना दी, इमारत बना दी, एक कमरा बना दिया। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों से मिलाकर एक बड़ी चीज बना दे रहे हैं आप, निर्माण कर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, मतलब निर्माण होना, तो छोटी छोटी चीज से एक बड़ी चीज का निर्माण हो रहा है, ये कैसा प्रोसेस है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी अभी, एनाबॉलिज्म के साथ में मैंने एक नाम लिया था कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म नाम से ही देखो क्या पता चल रहा है, काट डालने वाला, काट डालने वाला, मतलब कोई बड़ी चीज है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई बड़ी चीज है। ठीक, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर, ठीक है, इस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और अब देख रहे हो क्या है ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इसको छोटी छोटी चीजों में तोड़ दिया गया, काट डाला गया। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ये एक प्रकार का डिग्रेटिव प्रोसेस है। कैसा है, डिग्रेटिव प्रोसेस। ठीक, लिख देते हैं, ये कैसा है, ये है डिग्रेटिव प्रोसेस। ये कैसा है, ये मेरे भाई कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एनाबोलिज्म समझा, कैटाबोलिज्म समझा। अब देखो बी में एक और चीज लिखी है, ब्रेकडाउन प्रोसेस। ब्रेकडाउन प्रोसेस आपने सुना है, कहां पर होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, बाइल पिगमेंट बनते हैं,
बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये कैसा है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, पूछ दिया जा सकता है। तो यहां पर इस चीज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ब्रेकडाउन प्रोसेस कैसा होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट होते कौन से हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है आपसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ जाए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये चीजें भी बता दी। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन थोड़ी आपसे सेम पूछ देगा। अब आपका दिमाग कैसे काम करता है, देखो क्वेश्चन आएगा जो बिलिरुबिन है वो किस प्रकार के प्रोसेस से बना हुआ है, पूछ दिया जाए बिलिरुबिन विच टाइप ऑफ प्रोसेस, चार ये तीन ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, तब आपको दिमाग लगाना है मेरे भाई बिलिरुबिन किससे बना है, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, और ये प्रोसेस कैसा है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तब राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये बात समझे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज मेनली इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक, क्या पूछा गया है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सिंथेसाइज होता है मेनली इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट में, लीवर में, लंग में, किडनी में, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना, यहां पर मेनली पूछा गया है, ठीक। जब आप लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाली क्लास की होगी हमारी, तो मैंने यहां पर आपको बताया है कि जो हमारा लीवर होता है उसके कई सारे नाम हैं, ठीक, क्या बताया था, उसके कई सारे नाम हैं, लीवर हो गया, यकृत हो गया, हिपर हो गया, जिगर हो गया, कलेजा हो गया, ये सारे किसके नाम हैं, ये मेरे भाई लीवर के ही नाम हैं, और इतने सारे इसके नाम हैं, ऐसे ही इतने बहुत सारे इसके काम हैं, ठीक। ये चीज मैंने आपको वहां पर बताई थी। देखो मेनली जो है 50%, ठीक है, 50% किससे सिंथेसाइज होता है, बात करें तो लीवर से होता है, बनता है, ठीक। उसके अलावा कई सारे ऑर्गन इसमें पार्ट लेते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया 15%, ठीक, 15% बनाता है, स्किन हो गई, ठीक, ये सारे। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेनली कौन सिंथेसाइज करता है, मेनली लीवर सिंथेसाइज करता है। पर डे कितना बनता है कोलेस्ट्रॉल, पर डे बॉडी में 1 ग्राम, 1 ग्राम पर डे क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल काम क्या होता है, फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में, मेनली जो है कोलेस्ट्रॉल जो है मेन कंपोनेंट है ऑफ किसका, सेल मेम्ब्रेन का, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप सेल वाला जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये बात जानते होंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, और मेनली सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। जो जितने भी सारे ऑल अदर स्टेरॉइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका प्रिकर्सर भी होता है, ठीक है, स्टेरॉइड का प्रिकर्सर भी होता है, ठीक। तो यहां से इतनी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन, ठीक है, एक ग्लूकोज एस्टिमेशन का मेथड है कौन सा, जीओडी एंड पीओडी, ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन, ठीक है। विच कलर कॉम्प्लेक्स इट फॉर्म एट द एंड, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरा मेथड आपसे नहीं पूछा जाता है कि जीओडी पीओडी मेथड क्या है, उसमें यही पूछा जाता है कि यहां पर अगर जीओडी पीओडी मेथड लगाया गया है किसके लिए, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए जीओडी लगाया गया, ठीक। तो क्या है आपको बताना है इंड में कलर कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, ठीक है, तो वो आपको बताना रहता है पहली चीज, ठीक है। तो यहां आइए समझते हैं कि जो है जीओडी पीओडी मेथड होता है किसका, ग्लूकोज एस्टिमेशन का, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड। देखो मेरे भाई जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज मेरे भाई रिएक्ट करेगा ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में, ठीक।
तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज तो रिएक्शन कर चुका है। अब मेरे भाई कौन होता है, पर ऑक्सीडेज होता है, पीओडी। तो यहां पर क्या होगा, पर ऑक्सीडेज रिएक्शन करेगा। पर ऑक्सीडेज क्या करेगा, H2O को, H2O2 को, ठीक है, H2O प्लस O में क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये क्या होता है, ये फिनाल की उपस्थिति में, लास्ट में फिनाल की उपस्थिति में पिंक कलर का आपको दिखने लगता है, कलर कॉम्प्लेक्स बनता है पिंक कलर का। ठीक है, तो पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से राइट हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, 540 या 530 नैनोमीटर पर इसको जो है चेक कर लिया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज एस्टिमेशन यानी जीओडी पीओडी मेथड होता है, ग्लूकोज किसके साथ में, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्ट करता है, तो ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 बनता है। यहां पर लिख दें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फिर पर ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्ट करके H2O प्लस O बनता है। वो जो है फिनॉल के साथ में रिएक्ट करके मेरे भाई उपस्थिति में क्या होता है, ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब पता है, जैसे एक एग्जाम में यहां पर पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज एस्टिमेशन के कई सारे मेथड है, जैसे ये जीओडी पीओडी मेथड है, ये कैसा है, ये एंजाइमेटिक मेथड है। ठीक है, कैसा है, एंजाइमेटिक मेथड है। तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के जैसे एक हो गया रिड्यूसिंग मेथड, क्या होता है, सुन लेना, 3 मेथड मेनली, रिड्यूसिंग मेथड हो गया, दूसरा हो गया एंजाइमेटिक मेथड, एक हो सकता है आपके लिए एकदम नया हो, पढ़ा ना हो आपने इससे पहले, कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड में टेस्ट होता है ओ टॉलुडीन मेथड। इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक में जीओडी पीओडी। ठीक, तो ये हो गया। ग्लूकोज एस्टिमेशन के कई सारे आप लोग टेस्ट जानते होंगे, एफबीएस हो गया, फास्टिंग हो गया, रैंडम हो गया, पीपी हो गया, HB1AC हो गया, OGTT हो गया, और कई सारे आपको एस्टिमेशन आपको पता होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। पूछा जाता है कि आपसे जो जीओडी पीओडी है किस प्रकार का मेथड है। जो जीओडी पीओडी टेस्ट है ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, ये एक प्रकार का एंजाइमेटिक मेथड है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है, बाइल इज स्टोरेज एंड कन्वर्टेड टू कंसंट्रेट फॉर्म बाई। ये मेरे भाई क्वेश्चन जो है एकदम क्या कहें, मतलब बेशर्म टाइप का है ये क्वेश्चन। बेशर्म इसको इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी एग्जाम ये क्वेश्चन छोड़ता नहीं है। जीएस फॉर्म में ये हर एग्जाम में आ जाता है, घुस जाता है, आपके जो है नीट तक में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइल स्टोर होता है कन्वर्टेड टू कंसंट्रेटेड फॉर्म बाई। देखो मेरे भाई, जब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाली क्लास करेंगे, वहां पर हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसी में पढ़ते हैं गाल ब्लैडर। तब वहां पर इस चीज को बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से वहां पर चीजों को समझाते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है, 2 टुकड़े होते हैं इसके, क्या होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। और ऐसे ही इसके बगल में एक संरचना रहती है। ठीक है, क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। ठीक, पित्ताशय बोलते हैं। ये है हमारा लीवर, यकृत। इस यकृत में, लीवर में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। लीवर में सेल्स होती है हेपाटोसाइट। ये हेपाटोसाइट जो सेल होती हैं, ये फॉर्मेशन किसका करती हैं, ये मेरे भाई बाइल का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो यहां से बाइल बनता है, ऐसे ये बाइल बनता है, और बाइल बनने के बाद में मेरे भाई यहां पर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक, क्या बताया, बाइल यहां पर क्या होता है, आके स्टोर होता है, स्टोर प्लस कंसंट्रेट होता है। ठीक है,
तो गाल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल स्टोर एंड कंसंट्रेट। फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फॉर्मेशन कहां हो रहा है, लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तीन चीज अगर आपसे कह दी जाए, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, प्रोडक्शन, ये सब का मतलब एक ही है। फॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, प्रोडक्शन हो गया। बाइल का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, सिंथेसिस कहां होता है, लीवर में होता है। स्टोर और कंसंट्रेट कहां पर होता है, इसमें गाल ब्लैडर में होता है। जो ये गाल ब्लैडर की डक्ट है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और जो ये लीवर की डक्ट है, राइट वाली को राइट हिपैटिक बोलते हैं और लेफ्ट वाली को लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। तो यहां पर आपस में मिला के लिख दे रहे हैं राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं। स्टोर की बात कर रहा था, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गाल ब्लैडर। पैनक्रियाज आप जानते हैं इंसुलिन पर होता है, यहां पर फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी बात नहीं करते हैं, एकदम ये अलग चीज हो गई। बोलो मेरे भाई चीजें समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या बताया कि जो लीवर होता है आपका, यकृत होता है, उसमें आप जानते हैं कि जो सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो बाइल का जो है फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। बाइल को हिंदी में बोलते हैं पित्त का, ठीक। आपने ये चीज सुनी होगी कि उनके पित्ताशय में क्या हो गई है, स्टोन हो गई है, उनका जो है गाल ब्लैडर पित्ताशय निकाल दिया गया है, ठीक है। और ये बाइल करता क्या है, बाइल मेरे भाई करता है, ये भी लिख देता हूं, बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल किसमें हेल्प करता है, बाइल मेरे भाई हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जिनके गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है उनका गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, डॉक्टर उनको बताता है मेरे भाई अब आप जो है फैट जो वाली चीजें हैं, ठीक है, फैट जो है वो आप मत लीजिएगा क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई करता है, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये काम हो नहीं पाएगा तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, ये होता है, ठीक। तो यहां से ये बात समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाइल इज एसेंशियल फॉर एडुकेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में अभी चीज समझाई वही चीज यहां पूछी गई है, थोड़ा ट्विस्टेड है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद मैं एक बार करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कि बाइल इज एसेंशियल फॉर एडुकेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, विटामिन के, बोथ ए एंड बी, डी है एंजाइम। पीछे मैंने बताया है कि बाइल क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इसको ध्यान में रखते हुए ए ऑप्शन आप लोग लगा देंगे कि ए सही हो जाएगा। फैट का क्या करता है, एडुकेट रीअब्जॉर्प्शन कराता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो मेरे भाई मैंने क्या बताया है कि जो बाइल होता है, बाइल यानी पित्त होता है, किसके लिए, इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब क्या है इसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये है कि जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है फैट का, ठीक ठीक, तो इसको क्या करेगा, इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये फैट है, बड़ा मॉलिक्यूल, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये काम करता है। फिर उसके बाद में अब आगे चलेंगे तो और भी चीजें हैं फैट के एब्जॉर्प्शन में। एक और चीज समझना, ये हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली किसमें, फैट के रीअब्जॉर्प्शन में, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। तो आपको एक बात और पता होगी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है, फैट में घुलने वाली, कीड़ा, ADEK। तो यहां पर विटामिन के लिखी हुई है, ये फैट में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी और बाइल के साथ क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब बाइल इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा।
बात को समझ पा रहे हो? फैट में क्या हो जाएगी, विटामिन के घुलनशील होती है, घुल जाएगी, और जब बाइल इसका एब्जॉर्प्शन करेगा तो विटामिन के भी तो साथ में अंदर चली जाएगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, जैसे के हो गया, ए हो गया, इनके एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है बाइल मेरे भाई, मदद करता है। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो इतने क्वेश्चन आपको बहुत ही धैर्य के साथ में चीजों को इतना डिटेल में समझाते हुए, ताकि आपको ये फील ही ना हो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एमसीक्यू कर रहे हैं। देखो क्या तरीका है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आपको चीजों को समझाया है कि आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि हम जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक एक चीज के बारे में यहाँ पर हम चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, और इतनी बेहतरीन राइटिंग में आप देख रहे होंगे, ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्लास के बाद में आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक चीज कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी थोड़ी हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। जिस अंदाज में आप पहले क्लासेस कर रहे थे, उसी अंदाज में आप क्लासेस कीजिएगा, तो हमें भी मजा आएगा, आपको भी क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, द बॉन्ड इन प्रोटीन दैट आर नॉट ब्रोकन ऑन डीनेचुरेशन। ये मेरे भाई पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कई सारे एग्जाम में, और रिसेंटली आप इसको देखोगे तो ये राजस्थान एनएचएम में आया है। राजस्थान एनएचएम 2025, ये कई सारे एग्जाम में आया है, ठीक है, और यही पूछा गया राजस्थान एनएचएम में। अभी ताजा क्वेश्चन है, तो बताना है कि कौन सा बॉन्ड प्रोटीन में टूटता नहीं है डीनेचुरेशन पर। पहले तो आप हमें यह बताइए कि डीनेचुरेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन क्या होता है। देखो मैंने एक चीज बताई थी, जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में डी लग जाए, ठीक है, तो उसका मतलब हमने एलिमिनेशन बताया था। जैसे डी कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का निकलना, तो क्या हो गया डी कैल्सिफिकेशन। वाटर का निकलना, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसे यहां पर लिखा है डीनेचुरेशन, मतलब उसका नेचर अलग हो जाए। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जो उसका नेचर था वो नेचर उसका बदल जाए, खराब हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। जब प्रोटीन को हीट किया जाता है, ठीक है, कई सारे फिजिकल भी कारण हो सकते हैं, तो केमिकल भी कारण हो सकते हैं कि प्रोटीन डीनेचुरल हो जाए, अभी आगे बताते हैं। यानी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं, तो आपको बताना है कौन से बॉन्ड प्रोटीन के नहीं टूटेंगे, ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक, कौन से बॉन्ड नहीं टूटेंगे। राजस्थान एनएचएम में क्वेश्चन एकदम बेसिक आया है, सेम क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन आया कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का डीनेचर नहीं होता है, ये पूछा गया था। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कौन से बॉन्ड डीनेचर नहीं होते हैं। बहुत बेहतरीन लेवल से ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, ठीक है। राजस्थान एनएचएम में ये क्वेश्चन आया था कि आपका जो है, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं चार, ठीक, चार टाइप, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है, और क्वार्टरनी होता है, ठीक है। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है डीनेचर करने पर टूटता नहीं है, तो उसमें आंसर था प्राइमरी, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं, यहां पर ये पूछ रहे हैं कि बॉन्ड पूछ दिया आपसे कि कौन सा बॉन्ड जो है डीनेचर करने पर यानी डीनेचुरेशन पर टूटेगा नहीं, वो आपको बताना है, ठीक। आओ थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं मेरे भाई। तो मैंने क्या बताया आपको, जो प्रोटीन है वो क्या है, पहले ये लिखो, जो प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीमर है किसका, ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पहली चीज, ठीक। छोटी छोटी बातें यहां पर हम लोग समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, ठीक। आओ स्ट्रक्चर होते हैं चार, पहला क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी स्ट्रक्चर, चौथा है क्वार्टरनी, ठीक। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमीनो एसिड ऐसे चेन में होते हैं, ठीक, ऐसे क्या होते हैं, अमीनो एसिड ऐसे चेन में होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में जब आप देखोगे तो इस तरीके से आपको
दिखेगा, ठीक। टर्सरी की बात करोगे तो 3D आपको दिख जाएगा, ठीक। 3D ये पहचान है, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि टर्सरी की पहचान क्या है, इसमें आपको 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। और क्वार्टरनी में आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको क्या होगा, 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहां पर दिखेंगी, ठीक। 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन क्वार्टरनी स्ट्रक्चर में, ठीक है। प्राइमरी बताया जो अमीनो एसिड होते हैं वो चेन फॉर्मेट में होते हैं। सेकेंडरी में क्या बताया, सेकेंडरी में स्पेशल अरेंजमेंट आपको दिखेगा प्रोटीन का, ठीक है। इसमें भी दो चीज होती हैं, ठीक। एक अल्फा हेलिक्स टाइप की होंगी और दूसरी होंगी बीटा प्लेटेड सीट, ठीक। बीटा प्लेटेड सीट होंगी। टर्सरी में आपको बताया कि जो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। क्वार्टरनी में आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिखेंगी। अब देखो मेरे भाई, इनके एग्जाम्पल कभी पूछे जाते हैं, ठीक, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, प्राइमरी आपको प्रोटीन बतानी है, उसका आप एग्जाम्पल बताइए, सेकेंडरी का बताइए, टर्सरी का बताइए, क्वार्टरनी का बताइए। सबसे पहले तो बात करें, आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा है, HB, इस तरीके से आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता होगा, ठीक, डायग्राम बना होगा तो देखेंगे। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगाइएगा कि ये क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है किसका, हीमोग्लोबिन, ठीक, यानी क्वार्टरनी प्रोटीन है, ठीक है। टर्सरी की बात करो तो टर्सरी में आता है मायोग्लोबिन। टर्सरी में कौन है, मायोग्लोबिन है। सेकेंडरी में मायोसिन। आप मसल वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मायोसिन क्या होता है। और प्राइमरी जो होता है इंसुलिन, ठीक, प्राइमरी का एग्जाम्पल की बात करोगे तो इंसुलिन होता है, ठीक है। तो यहां से आपको यह चीज भी पता चल गई। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन ये था, अभी और समझो, कि जब प्रोटीन को क्या किया जाता है, डीनेचर किया जाता है, तो क्वार्टरनी, टर्सरी और सेकेंडरी ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, डीनेचर रह जाती हैं, ठीक। जो क्वार्टरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये क्या होते हैं, सब टूट जाते हैं। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इंटैक्ट रहता है, बना रहता है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, यहां पर होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। और पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। क्या हो बोला मैंने, कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचर नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार आपसे यह भी पूछ देख सकता है कि एजेंट कौन से होते हैं डीनेचर वाले, कि किन से प्रोटीन को डीनेचर किया जा सकता है, जिनसे प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। तो कारक अगर आपसे पूछ दिए जाए तो कारक में आप क्या बता सकते हैं, एक तो आपके फिजिकल होता है, ठीक, फिजिकल और केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या हो गया, पहला तो मेन कारण फिजिकल में हो गया हीट, ठीक, क्या हो गया, हीट हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक्सरे हो गया। केमिकल में क्या आ जाएंगे, केमिकल में आपके ईथर हो जाएंगे, ईथर, एल्कोहल, इनसे क्या हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सी वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बॉन्ड होता है प्रोटीन में, डीनेचर करने पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक, इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहां से बात समझ चुके हैं, ठीक है। बताइए मेरे भाई, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। 10 क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही इत्मीनान से, चीजों को समझाते हुए। अगर बायोकेमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी होगी तो मेरे भाई आपको ये टच कर गई होगी, दिमाग में आपके एकदम चीजें बैठ गई होंगी। इस तरीके से आपको चीजों को बताया है, एक्सप्लेन किया है। कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आपसे यहाँ खुला बताता हूं, मैंने 10 क्वेश्चन कराए। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस पे जाएंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, चीजों को समझेंगे, तो यहां पर कम से कम नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को समझाया, आप देखिएगा, पहले खुद ही आप एक बार इस चीज को समझ के देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को कहां कहां से रिलेट करके चीजों को समझाया है और आपको बताया है,
ठीक है, बहुत सारी मेहनत के साथ में चीज़ों को यहाँ पर बताया है, समझाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। पॉजिटिव फीडबैक ही हमेशा आता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस करवाई मैंने, और उन्हीं पॉजिटिव फीडबैक को ही देखकर मोटिवेशन आता है मेरे भाई कि आपकी क्लास रेगुलर रखी जाए। और अभी आप देखेंगे कि 2:33 हो चुका है, आपकी क्लास अब खत्म कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर आपकी क्लास लाता रहूंगा मेरे भाई। आप लोग बस क्लासेस को शेयर कीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट बेहतरीन आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और अभी एप्लीकेशन पे जो पेड बैच आएगा पहला, वो हम लोगों का ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आएगा। सभी लोग मेरे भाई, जो भी लैब टेक्नीशियन का सिर्फ नहीं, किसी भी एग्जाम का, मतलब कोई भी आप पैरामेडिकल का एग्जाम देंगे, आप देखेंगे उसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछी जाती है। चाहे एक्सरे हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे ओटी हो, चाहे कोई भी डिप्लोमा आप कर रहे हो, ठीक, एनएम जीएनएम कोई भी कर रहे हो, उसमें ये आपका ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछा ही जाता है और आएगा ही। ठीक है, वो बैच आपको मिलेगा, उसको आप मेरे भाई एक बार आना, क्लास करके देखना, फिर बताना। बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा, इस वादे के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार जब उस बैच को आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी छूना नहीं पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, एग्जाम में आपके सारे के सारे निकल जाएंगे। राजस्थान एनएचएम में अब की बार 27 क्वेश्चन पूछे गए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़िए। ठीक है, चाहे अभी आप जो है किसी भी डिप्लोमा कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछी जाएगी, और आप अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपके एग्जाम में भी आएगी, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नॉन टेक्निकल पोर्शन अभी तक कोई भी पैरामेडिकल के लिए नहीं पढ़ाता है। मनीष भाई पटेल आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। पैरामेडिकल की क्लासेस जो आपकी नॉन टेक्निकल की हैं, वो भी आपकी मैथ, रीजनिंग, जीएस की इसी एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एजुकेशन मसाला, आप प्ले स्टोर पर जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां से आपको बहुत जल्द आपको पैरामेडिकल का नॉन टेक्निकल पोर्शन हो गया और आपका ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी आपको बस देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में बेहतरीन अंदाज के साथ में। यूट्यूब की क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, बस आप मोटिवेशन बनाने के लिए क्लास को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।